जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम और यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी दोनों 2024 में होना संभावित है। ठीक है, अब उसी को लेके हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि उसमें टॉपिक है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि जो टॉपिक है आपका इतना व्यापक टॉपिक है जो कि इसकी जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। उसमें जो भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में वे डायरेक्ट नहीं बनते, इनडायरेक्टली बनते हैं एज अ केस स्टडी के रूप में। उन्हीं को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर हमने चर्चा की है और चर्चा हमने काफ़ी वीडियो हमने जारी कर दी हैं उन टॉपिक्स को लेकर, जैसे कि जनहित पर जारी कर दी है, विधिक का शासन पर जारी कर चुके हैं और भी अन्य वीडियो हम जारी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अनुकूलन की क्षमता। ताकि आप एक सिविल सेवक के रूप में आप समाज में काम कर रहे हैं तो आप अनुकूलन कैसे करेंगे, यानी किसी की परिस्थितियों में किस तरीके का बैलेंस आप कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो आज हम उसको विस्तार से समझेंगे और विस्तार से समझेंगे केस स्टडी के साथ कि किस तरीके से हमारे पास परिस्थिति आती है, उस तब हम क्या करें ताकि हमारी जो परिस्थिति है वो अनुकूलनता का समन्वय व्यक्त करें, अनुकूलन को समन्वय के साथ व्यक्त करें। उसी तरीके से आप समझते हैं कि पहले क्षमता है कि अनुकूलन की क्षमता क्या होती है। इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है ना। आज चर्चा करते हैं कि क्या वक्त की अपनी ही चाल होती है। हम सभी जानते हैं, कहा भी गया है कि सभी दिन होते ना एक समान, वक्त के गर्भ से कई परिस्थितियों का जन्म होता है। सभी दिन ना होते एक समान, सारे दिन हमारे एक समान नहीं होते हैं। वक्त के गर्भ से कई परिस्थितियों का जन्म होता है, यानी वक्त यानी समय के अकॉर्डिंग कई परिस्थितियाँ हमारी बनती हैं। ठीक है, ये परिस्थितियाँ कभी सम तो कभी विषम होती हैं। विषम परिस्थितियों में ही पुरुषार्थ की जांच होती है। ये अनुकूलन की क्षमता हम कहाँ पर अपनी व्यक्त करेंगे, उस जगह व्यक्त करेंगे जहाँ हमारी विषम परिस्थितियाँ होंगी, क्योंकि अनुकूलन तो हर स्थिति रहती है। हमें अनुकूलन की क्षमता अपनी व्यक्त करने का मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ विषम परिस्थितियाँ होंगी। विषम परिस्थितियाँ किसी भी तरीके की हो सकती हैं। आप एक सिविल सेवक के रूप में, पुलिस के रूप में तैनात हैं, एसआई हैं या फिर कांस्टेबल के रूप में, तो आपको समन्वय कैसे करना है, समन्वय क्या करना है, अनुकूलन के साथ समन्वय करना है। उसी तरीके से हम केस स्टडी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन क्षमता की क्या भूमिका रहती है। आपका पहली भूमिका में हम समझते हैं कि पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने में अनुकूलन की क्षमता की भूमिका व्यक्त कीजिए। यानी पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसको नियंत्रित करना है। भीड़ कहाँ पर हो सकती है, किसी भी जुलूस में हो सकती है, किसी भी मेले में हो सकती है, या एज अ भीड़ भाड़ वाले सिटी में भी हो सकती है। जैसे कि किसी हम जाते हैं बाज़ार में, जाने का रास्ता होता है, उस रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यानी किसी भी तरीके की जो भीड़ होगी उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल में करने की जो क्षमता है, वो अनुकूलन की क्षमता किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है। कहते हैं कि पुलिस को प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों, समूहों एवं भीड़ों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ भीड़, समूह या व्यक्ति कभी कभी आक्रामक भी हो सकते हैं। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि राज्यों की राजधानियां या देश की राजधानी में किसी राजनीतिक दल द्वारा या समाज के कुछ वर्गों जैसे कि शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, व्यापारी, चालक आदि का अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन होता है। आप देख सकते हैं कि भीड़ किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर बताया गया भीड़ एक समूह के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है, राजनीतिक दल द्वारा भी हो सकती है। जैसे कोई राजनीतिक दल होते हैं, धरना देने वाले भी हो सकते हैं, चिकित्सक भी धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं किसी तरीके का। ये सभी भीड़ के एक तरीके से अंग हैं। ठीक है, ये प्रदर्शनकारी कभी कभी अपने नेताओं के बहकावे में आकर असामाजिक कार्य करने लगते हैं, जो कि प्रदर्शनकारी हैं। ठीक है, उसी तरीके से जिससे कानून व्यवस्था की धज्जियां तो उड़ती ही हैं, वहीं सामाजिक व्यवस्था भी चरमरा जाती है। जो भी आपका भीड़ के संदर्भ में जो भी कार्य होगा, उससे क्या होगी, सामाजिक व्यवस्था जो भी होगी वो क्षीण हो जाएगी, यानी अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कानूनी सीमा के अंतर्गत ही साहस एवं प्रभावपूर्ण ढंग से करना पड़ता है। जो आप समझना चाह रहे हैं कि जो पुलिस है वो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी, तो कैसे करना होगा, उसको अपनी सीमा के अंदर, अपनी कानूनी सीमा के अंतर्गत साहस एवं प्रभावपूर्ण ढंग से उस भीड़ से निपटेगी। इस समय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना पुलिस
के कार्य को काफ़ी हद तक आसान बना देता है। किसी भी तरीके की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपको पुलिस बल है, पुलिस बल को अपना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको अपनाना होगा, क्योंकि हर परिस्थिति एक सी नहीं होती, हर व्यक्ति को समझाना आसान नहीं होता। तो आपको तार्किक तरीके से, नैतिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको भीड़ को समझाना होगा। सबसे पहला काम उसको यही करना होगा कि साहस, अपने कानून की सीमा में रहकर साहस एवं प्रभावपूर्ण ढंग से उसका सामना करना है। अगर यदि कोई नहीं मानता है तो वैज्ञानिक तरीके से अपने पुलिस कार्य को करना है, ताकि तर्कपूर्ण मनोवैज्ञानिकता के सामने वाले की स्थिति आपका आकलन करके वो क्या चाहता है, तो ये होता है मनोवैज्ञानिक तरीका। इस तरीके से हम पुलिस की भूमिका में जो कार्य कर रहे होंगे वो अनुकूलन की क्षमता के तहत आएगा। वहीं कहते हैं कि कभी कभी प्रदर्शनकारी भीड़ अचानक आक्रामक या हिंसक हो जाती है। ऐसी स्थिति में वे आसपास की वस्तुओं को क्षति पहुंचाती है। जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, गुस्से से भर जाती है, ठीक है। तो आसपास की जो वस्तु होती है उनको क्षति पहुंचाती हैं। वहीं आगजनी पर भी उतारू हो जाती हैं। जैसे कि आप कहीं कहीं दंगे फसाद होते हैं, वो एक तरीके से यूपी में पिछले दिनों भी दंगे हुए थे, तो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो भीड़ इस हद तक पहुंच जाती है। तो वहीं पुलिस बलों पर पथराव मारना या उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त करना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जो प्रदर्शनकारी होते हैं, भीड़ भाड़ वाला उग्रवाद जो होता है ना, उनकी बात चल रही है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा पास से गुजरते वाहन या व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके की भीड़ को अपने नेता या किसी प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित करना, ताकि अच्छी तरीके से हम उसको भूमिका को निभा सकें। अपने आप को प्रयास करना होगा कि हम अपनी भूमिका को किस तरह के अनुकूलन की भूमिका में व्यक्त करके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अपना सारा जो एक तरीके से योगदान है उसमें व्यक्त कर सकें। पर असामाजिक कार्य में लग जाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए लाठी और बंदूक से अधिक कारगर होती है। यानी ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए लाठी और बंदूक से अधिक कारगर होता है क्या? अनुकूलन की क्षमता। भीड़ के अनुकूलन क्षमता को समझाने और उसके अनुसार तत्काल निर्णय लेना होगा। किस? ताकि आपका शांत एवं नैतिकपूर्ण कानून के दायरे में और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपको तत्काल एक निर्णय लेना होगा। क्योंकि पुलिस की संख्या भीड़ के सामने नगण्य होती है, अतः पुलिस अनुकूलन क्षमता का सहारा लेते हुए उसे शांत करने का प्रयास करती है। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, लाखों के करोड़ों के तादाद में, लेकिन आपकी जो पुलिस बल होगा वो लाखों से हज़ार भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, लेकिन वो कम ही हो पाता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर पुलिस को अनुकूलन की क्षमता का सहारा लेकर उस स्थिति को शांत करना होता है। ये होती है अनुकूलन की क्षमता की। इस तरीके से जो भी भीड़ वाला प्रदर्शन होगा उस तरीके में आपको अनुकूलन की क्षमता का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट दूसरा स्टडी, हम दूसरी केस की स्टडी करते हैं कि दूसरा अनुकूलन की भूमिका में क्या व्यक्त करते हैं। आपका दूसरा तथ्य है कि पुलिस पर कभी कभी पथराव एवं अभद्र व्यवहार में अनुकूलन की क्षमता की भूमिका को व्यक्त कीजिए। जैसे कभी कभार पुलिस जो है भीड़ को नियंत्रित करती है, तो उल्टा जो भीड़ होती है कभी कभार पुलिस पर पथराव कर देती है और अभद्र व्यवहार करती है उनके साथ। तो इस समय पुलिस को क्या अनुकूलन क्षमता अपनानी पड़ेगी? किस तरीके से अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा? यदि आम जनता के ऊपर ऐसा होता है तो आम जनता तो और उल्टा मारती है, लेकिन आपको प्रशासन के तौर पर, प्रशासनिक व्यक्ति के तौर पर, एज अ पुलिस बल के तौर पर आपको क्या अनुकूलन या धैर्य बना के रखना है, वो हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं। कि भीड़ में कुछ सिरफिरे अक्सर शामिल होते हैं। कुछ सरफरे इतने होते हैं कि वो पथराव कर देते हैं, देखते नहीं कौन सामने कोई अधिकारी है या पुलिस वाले कौन है, वो सरफिरे कहलाते हैं। इनका सर्वप्रधान कार्य होता है कि भीड़ को अत्यंत उग्र बनाना। ऐसे लोग पुलिस को उकसाने का भी एक कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि पुलिस को भी इस तरीके से उकसा दें ताकि पुलिस बल भी अपना सारा कार्य एक तरीके से अपने आप कर्तव्य से पीछे हट जाए, पर ऐसा नहीं होता है। वहीं पुलिस बलों के प्रति अभद्रता से पेश आना, पुलिस को अशोभनीय एवं असभ्य बातें कहना, गाली गलौज पर उतारू हो जाना, पत्थर या किसी अन्य चीज़ से प्रहार कर उन्हें घायल कर देना, इनके लिए सामान्य बात होती है। जो भीड़ में सरफिरे होते हैं उनके लिए सामान्य बात होती है। ऐसी स्थिति में पुलिस को मनोवैज्ञानिक सोच उन्हें अपने कर्तव्य पर डटे रहने के लिए प्रेरित करती है। आप देखिए जो भी कार्य हो रहा है ना, वो मनोवैज्ञानिक सोच के दायरे में हो रहा है, ताकि आप अच्छे से उसको
एक तरीके से धैर्य के साथ, मनोवैज्ञानिक सोच के साथ कि सामने वाली जो भीड़ है वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, उपद्रव जो फैला रहे हैं क्यों फैला रहे हैं, कहीं हमें तो डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हमें डिमोटिवेट हमारे कर्तव्य से तो नहीं हटा रहे। इसलिए अनुकूलन की क्षमता अपनाई जाती है ताकि धैर्य बनाकर उस परिस्थिति का आकलन करें और अपना कर्तव्य निभाएं। कि भीड़ में कुछ सरफिरे ऐसे होते हैं ताकि वो आपको समाज को एक तरीके से बिखराव का कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर एक ही बात सॉल्यूशन दे रखा है कि आपको करना क्या है, मनोवैज्ञानिक सोच के साथ, आपको मनोवैज्ञानिक सोच के साथ सारे कार्य करने होंगे कि मनोवैज्ञानिक सोच के साथ ही आप उस परिस्थिति को हल कर पाएंगे। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। वहीं दूसरे थर्ड आपका पॉइंट है कि पुलिस को हथियार बल प्रयोग में अनुकूलन की क्षमता की भूमिका, यानी कोई भी हथियार बल के द्वारा पुलिस का एक तरीके से पुलिस से जद्दोजहद कर रहा है तो उस स्थिति में क्या करना है। हथियार तो पुलिस के पास भी होते हैं, लेकिन पुलिस बल अपने हथियारों का उपयोग इस तरीके से नहीं करती है, वो कानूनी दायरे में ही करती है। तो कहते हैं कि पुलिस को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए लाठी, डंडा, राइफल, बंदूक आदि प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वे इनका प्रयोग उस रूप में नहीं कर सकती जिस रूप में असामाजिक तत्व करते हैं। मैंने आपको कहा है कि सारे तत्व, सारे हथियार भी पुलिस के पास होते हैं, लेकिन उस प्रकार से वो पुलिस उनका उपयोग नहीं करती जिस तरीके से समाज में जो उपद्रव फैलाते हैं लोग वो करते हैं, क्योंकि वे कानूनी रूप से एक राज्य एक क्षेत्र के लिए नहीं, वो पूरे राष्ट्र की जवाबदेही होते हैं। इसलिए वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं। पुलिस और एक अपराधी का अनुकूलन क्षमता हथियार के उपयोग को लेकर उल्टा होता है, यानी पुलिस किस तरीके से अनुकूलन क्षमता को अपना रही है और अपराधी किस तरीके से अनुकूलन क्षमता को अपना रहा है, दोनों में अंतर है। एक अपराधी हथियारों को अपने पास इसलिए रखता है ताकि वह समाज या व्यक्तियों को आतंकित कर या मारकर अपने असामाजिक कार्यों को अंजाम दे सके। समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। एक पुलिस अपने हथियारों को कैसे उपयोग करती है और अपराधी क्या करता है। एक अपराधी हथियारों का उपयोग क्यों करता है, एक अपराधी हथियारों का उपयोग असामाजिक तत्वों को उजागर करने के लिए करता है। यहाँ से देखिए कि एक अपराधी हथियारों को अपने पास इसलिए रखता है ताकि वह समाज या व्यक्ति को आतंकित कर या मारकर अपने असामाजिक कार्यों को अंजाम दे सके, लेकिन पुलिस का अनुकूलन क्षमता इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसे इन हथियारों का प्रयोग तभी करना होगा जब उसे इस बात का पक्का विश्वास हो जाए कि यदि उसने इनका प्रयोग नहीं किया तो किसी नागरिक की जान माल को संकट हो जाएगा। वो अनुकूलन की क्षमता अपनाते हुए पुलिस सबसे अंतिम ऑप्शन के रूप में अपने हथियारों का यूज़ करती है। उससे पहले वो समझाती है, बुझाती है, हर तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करती है, लेकिन जो उपद्रव जो लोग फैलाते हैं, आतंकी जो उपद्रव फैलाते हैं, वो सीधे सीधे हथियारों का प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है कि आपको अनुकूलन कैसे बना के रखना है अपने पद और पर रहकर, क्योंकि अनुकूलन नहीं बना के रखेंगे तो आपके लिए, आपकी पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा संकट में सोचने स्थिति होगी। ये रही आपकी कुछ केस, ताकि हम अनुकूलन क्षमता को किस तरीके से बना के रखते हैं, क्या क्या परिस्थिति होती हैं। परिस्थितियाँ तो कई सारी होंगी, लेकिन आपकी जो क्षमता है सिर्फ वो अनुकूलन की होगी। आपको मैंने जो परिस्थितियाँ बताई हैं कितनी हो सकती हैं, कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी एक तरीके से क्षमता है सिर्फ एक ही है, अनुकूलन की क्षमता। उसी के द्वारा आप धैर्य बनाकर सारे कार्य करेंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम और केसेस के बारे में और तथ्यों के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से अनुकूलन की क्षमता कार्य करती है। जय हिंद, जय भारत।